Hello everyone. So now from today we are going to start a new chapter, and it is chapter number 16 from Paul Krugman. It is price level and exchange rate in the long run. Well, this chapter is basically about the purchasing power parity. PPP क्या होता है, PPP थ्योरी क्या है, कैसे वर्क करता है, उस बारे में है चैप्टर ये. सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे एक लॉ जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ वन प्राइस. लॉ ऑफ वन प्राइस. देखिए, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं है और कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, तो अगर ये पेन इंडिया में 80 रुपीज का बिक रहा है फॉर एग्जाम्पल, और 80 रुपीज का ही $1 है, तो यूएस में ये पेन $1 का सेल होना चाहिए. यानी अगर इंडिया में इसका प्राइस 80 रुपीज है, डॉलर का प्राइस भी 80 रुपीज पर डॉलर है, तो यूएस में इसका प्राइस $1 होना चाहिए. लॉ ऑफ वन प्राइस है. इसमें अजम्पशन क्या लिया कि कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, मतलब इंडिया से आप गुड्स को इजीली यूएस भेज सकते हैं, यूएस से इंडिया ला सकते हैं, और कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं है. ये एक अजम्पशन है. रियलिटी में तो कहीं ना कहीं ट्रेड बैरियर्स भी होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होती है, मगर ये एक अजम्पशन है सिर्फ. ठीक है. अब ये अजम्पशंस या ये लॉ फिर हैं किस लिए? इसलिए कि आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाते हैं. जब मैक्रो लेवल पे आप देखते हैं तो लगभग वैसे ही काम कर रहे होते हैं जैसे इनको करना चाहिए. ठीक है. भले ही ट्रेड बैरियर्स हों या फिर ऑब्वियसली बहुत स्ट्रिंजेंट बैरियर्स नहीं होने चाहिए, थोड़े बहुत रहते हैं सब जगह, या कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हो, तो भी ये काम कर रहे होते हैं. ठीक है. अभी डिटेल में समझेंगे सारी बातें. अभी तो बहुत बहुत बेसिक सी बात है. पहले लिखिए इस बारे में. लॉ ऑफ वन प्राइस. The law of one price states that the law of one price states that in competitive markets, free of transportation costs and official barriers to trade, identical goods sold in different countries must sell for the same price when their prices are expressed in terms of same currency. For example, if we have the exchange rate rupee पर डॉलर इज इक्वल टू 80, मान लीजिए हमारा एक्सचेंज रेट है, एंड प्राइस ऑफ गुड ए इन इंडिया इज ₹80, देन प्राइस ऑफ गुड ए इन यूएसए शुड बी $1. वहां पे प्राइस होना चाहिए $1. ये एक सिंपल सा प्रपोजिशन है लॉ ऑफ वन प्राइस का, कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, ट्रेड बैरियर्स नहीं है, तो डिफरेंट करेंसीज में अगर हम जो प्राइसेस हैं उनको अगर एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट कर लें तो सेम प्राइस पे ट्रेड होने चाहिए. अब अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में प्राइस, अगर इसका रुपी प्राइस, रुपी लिखा ही नहीं जा रहा है अभी तो, अगर इसका रुपी प्राइस है ₹70, एक्सचेंज रेट है रुपी पर डॉलर 80, और इसका डॉलर प्राइस है $1, तो बहुत क्लियरली इंडिया में पेन सस्ता बिक रहा है. तो लोग यहां से क्या करेंगे? इंडिया से पेन खरीदेंगे 70 रुपीज में, यूएस में ले जाके बेचेंगे $1 का, फिर उस $1 को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे, 80 रुपीज मिल जाएंगे. इंडिया से खरीदेंगे, यूएस में बेचेंगे, इंडिया से 70 रुपीज का लिया, यूएस में $1 का बेचा, $1 को फिर 80 रुपीज में कन्वर्ट किया, यानी बैठे बैठे उन्होंने 10 रुपीज कमा लिए. अब ऐसा होने पर क्या होगा? क्योंकि इंडिया में डिमांड बढ़ रही है तो इंडिया में प्राइस बढ़ेगा, 70 से 71, 72, 73 ऐसे बढ़ेगा, और यूएस में सप्लाई बढ़ रही है तो उसका प्राइस गिरेगा. कहीं ना कहीं बीच में आके फिर ये जो लॉ वन प्राइस है वो होल्ड कर जाएगा. ठीक है. इस बात को आप चाहे लिख सकते हैं. नाउ इफ लिख लीजिए, इफ लॉ ऑफ वन प्राइस
if law of one price is not holding, then there is always an opportunity of arbitrage. There is always an opportunity of arbitrage. एक arbitrage की opportunity आ जाएगी. कैसे? For example, if rupee price of good is ₹70, exchange rate of rupee per dollar is 80, and dollar price is $1, then it is very easy for a trader to buy the commodity in India for ₹70, sell in US for $1, and convert dollar into Indian rupees at exchange rate of 80 and get ₹80. 70 का खरीदा, यूएस में बेचा $1 का, 80 रुपए कमा लिए. 70 से 80 कर लिए फटाफट से, क्योंकि ट्रेड बैरियर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है. ये बात आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं. आप सोचेंगे सर यहां से वहां ले जाने में कितने पैसे लग जाएंगे, वो हमने पहले ही मान लिया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है. ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर? तो यानी बहुत सिंपल सी बात है हमारे पास, बहुत सिंपल सी बात है कि अच्छा मैंने इतना लिखवाया अभी. Thus in this situation, demand for commodity will increase in India. Demand for commodity will increase in India, which will push up price in rupee, and supply will fall in US. Supply will rise in US. Supply will rise in US, which will decrease the price in dollar terms. And this process continues until law of one price holds. This process continues until law of one price holds. ठीक है, तो अब फॉर्मली आप कैसे इसको स्टेट कर सकते हैं? Thus formally we can state the law of one price as, next line से लिखना है आपको. Thus formally we can state the law of one price as, let for commodity A P A rupee is rupee price of good A when sold in India. P A dollar is dollar price of commodity A when sold in US, and E rupee dollar is rupee dollar exchange rate. Then the law of one price implies that the rupee price of good A should hold the following equation. P A rupee is equal to exchange rate rupee per dollar into P A dollar. यानी अगर इंडिया में 70 इंडिया में अब मैं इसको चेंज कर दूं क्योंकि मैं एग्जांपल बता चुका हूं. इंडिया में अगर 80 रुपीस का है और यूएस में $1 का है, तो आप अगर $1 को 80 एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस क्या आ जाएगा? 80 रुपीज ही आ जाएगा. ठीक है, तो यानी ये इक्वेशन होल्ड करनी चाहिए. दिस इक्वेशन आगे लिख लीजिए. दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रीस्टेटेड एज exchange rate of rupee per dollar is rupee price divided by dollar price. Rupee price divided by dollar price. तो इस इक्वेशन से ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आपको रुपी प्राइस पता है गुड का और डॉलर प्राइस पता है तो आप एक्सचेंज रेट मालूम कर सकते हैं. एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी पर डॉलर इज डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गुड डिवाइड बाय फॉरेन प्राइस ऑफ गुड, या प्राइस ऑफ गुड इन रुपी टर्म्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गुड इन डॉलर टर्म्स. कैसे भी आप इसको समझ सकते हैं. अब क्योंकि मैंने डोमेस्टिक और फॉरेन इसलिए बोला कि कई बार एग्जाम में, जैसे मैंने तो इंडिया यूएस का एग्जाम्पल लिया, कंट्रीज बदल देगा, तो इसलिए ज्यादा सुविधा क्या है, एक्सचेंज रेट डोमेस्टिक करेंसी बाय फॉरेन करेंसी इज प्राइस इन डोमेस्टिक करेंसी, प्राइस इन डोमेस्टिक करेंसी डिवाइड बाय प्राइस इन फॉरेन करेंसी. अब कोई भी आपसे दो कंट्रीज का नाम ले लें, आप ये समझ लीजिएगा उसमें से डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है, फॉरेन कौन सी है, और आप ये इक्वेशन से एक्सचेंज रेट फाइंड आउट कर सकते हैं. मगर यहाँ पर समस्या ये है कि हमने एक गुड की बात की है. एक्चुअली में तो इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स ट्रेड होते हैं.
इंडिया में ही अगर आप बात करें, इंडिया यूएस के ट्रेड की बात कर लें, तो कितने ही गुड्स हम ट्रेड करते हैं आपस में, तो एक गुड से कैसे तय होगा। इसलिए हम एक स्टेप अब और आगे बढ़ते हैं और उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी। शुरुआत में आपको ये लगेगा कि सर जो आपने लॉ ऑफ वन प्राइस बताया था और जो आप परचेजिंग पावर पैरिटी बता रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। शुरुआत में आपको लगेगा और बिल्कुल सही लगेगा, फर्क है, आगे जाके बताऊंगा, अभी आपको आज ही बताऊंगा, थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये बात का फीलिंग होगी सर डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, आप जो पहले बोल रहे थे और जो अब बोल रहे हो वो सेम है। आपने कभी किसी मैजिशियन को कोई मैजिक करते हुए देखा है? एक्चुअली वो ट्रिक यूज कर रहा होता है, जब ट्रिक पता चलता है तो लगता है मैजिक तो है ही नहीं, जब तक वो ट्रिक नहीं पता मैजिक लग रहा होता है। तो इसी तरह से मैं एक ट्रिक यूज कर रहा हूँ जिस वजह से आपको पता नहीं चल रहा होगा, पता नहीं चलेगा कि मैं क्या डिफरेंस कर रहा हूँ दोनों में। कुछ बच्चे शायद समझ जाए, जो ज्यादा समझदार हैं, देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं सर, लेकिन अभी आगे जाके बताऊंगा डिफरेंस क्या है। पहले इसको लिखते हैं जरा, ठीक है, पहले लिखवाता हूँ, थोड़ा मैं भी सस्पेंस बना के रखना चाहता हूँ। परचेजिंग पावर पैरिटी। द थ्योरी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी स्टेट्स दैट the theory of purchasing power parity states that the exchange rate between two countries equals the ratio of countries price levels यानी exchange rate of rupee per dollar is price in rupee terms divided by प्राइस इन डॉलर टर्म्स। आपको लग रहा है सर क्या बात कर रहे हो, वही तो अपन पहले बताया था, अभी वही अब बता रहे हो और कह रहे हो फर्क भी है। बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा। पहले ये समझो कि परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया में प्राइस लेवल 80 रुपीज है, यूएस में प्राइस लेवल $1 है, तो एक्सचेंज रेट होना चाहिए 80 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। The PPP theory predicts that अब देखो अगर इंडिया में प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। इंडिया का प्राइस अगर 80 से 90 हो जाए तो एक्सचेंज रेट भी 80 पर डॉलर से क्या हो जाएगा, 90 पर डॉलर, यानी इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर जाएगा। द पीपीपी थ्योरी predicts that if there is increase in price level in domestic economy, then the currency of home country will depreciate against foreign country. For example, when exchange rate of rupee per dollar is p rupee by p dollar, and p rupees increases, then e rupees per dollar will also increase. p rupee increases, then e rupees per dollar will also increase. एक्सचेंज रेट इंक्रीज का मतलब करेंसी हमारी डेप्रिशिएट कर जाएगी। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर इंडियन डोमेस्टिक प्राइस कम हो जाए तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट कर जाएगी। इसका फॉरेन प्राइस का भी असर पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं। ऑल्सो if exchange rate of rupee per dollar is p rupees by p dollars, and now if price in dollar terms increase, then exchange rate e rupees per dollar will fall. That is, domestic currency will appreciate. तो यानी पहली बात क्या है, if p rupees increase, then e rupees per dollar will increase, which implies that domestic currency depreciates. इसका उल्टा भी है, मैं इंक्रीज बता रहा हूं, डिक्रीज से भी यही मतलब होगा। if मैंने डॉलर लिख दिया गलती से, रुपीज था, बोल रुपीज रहा था, लिख दिया डॉलर दिया। If p dollar increase, then e rupees per dollar decrease. That means domestic currency appreciates. इसका भी उल्टा, अगर डॉलर प्राइस कम हो जाएगा
तो ई रुपीज पर डॉलर बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। ठीक है, ध्यान रहेगी बात आपको। तो एक बात पे मैं अभी आऊंगा, इस बात पे आऊंगा कि फर्क क्या था पीपीपी में और इसमें, अभी आऊंगा इस बात के ऊपर। तो इसको मैं अगर इफ वी रीअरेंज दिस इक्वेशन, we can get price in rupee terms is equal to E rupees per dollar into price in dollar terms, ठीक है। the left side of this equation is the rupee price, अब कुछ बच्चे समझ जाएंगे, is the rupee price of the reference basket of commodities in India, and the right side is the rupee price of the reference basket of commodities in US। ठीक है जी, तो फर्क समझ आ गया? अभी भी नहीं आया, बताता हूं। ये रुपी डॉलर प्राइस है, इसको जब हमने मल्टीप्लाई करा तो ये यूएस में रुपी टर्म्स में अगर प्राइस है तो ये है, और इंडिया में रुपीज टर्म्स से प्राइस ये है। ईपीपी कहती है दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। हमने जब लॉ ऑफ वन प्राइस की बात की थी तो वहां पे देखिए मैंने ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट लगाया हुआ था ए, वहां पे मैं एक कमोडिटी की बात कर रहा था, गुड ए की बात कर रहा था। यहाँ पे मैं रेफरेंस बास्केट की बात कर रहा हूँ, यानी जितने भी गुड्स हैं इकोनॉमी में जनरली जो ट्रेड होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इसको लिख लीजिए, the difference between PPP and law of one price is that while law of one price is considering only one commodity at a time, the purchasing power parity theory, PPP theory, is considering the commodity basket। तो वहां पे सिर्फ एक गुड की बात हो रही है, यहाँ पे जो ज्यादातर गुड्स हम इकोनॉमी में यूज करते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, अच्छा। तो अगर आप ये देखें कि अगर लॉ वन प्राइस सब गुड्स पे होल्ड करता है, गुड ए पे भी, बी पे भी, सी पे भी, डी पे भी, ई पे भी, सारे गुड्स पे अगर होल्ड करता है तो पीपीपी तो होल्ड करेगा ही। नेक्स्ट सेंस लिखिएगा, इफ लॉ ऑफ वन प्राइस holds true for all the commodities, then PPP must automatically hold true। अगर सभी पे होल्ड करता तो ये भी होल्ड करेगा। ठीक है, however if law of one price does not hold true for all the commodities, PPP can still hold। आपके मन में एक सवाल आएगा, ऐसा कैसे हो रहा है? जब सब कमोडिटीज में लॉ ऑफ वन प्राइस होल्ड नहीं कर रहा तो पीपीपी में कैसे होल्ड कर रहा होगा? उसके लिए देखिए क्या है कि कोई एक कमोडिटी इंडिया में महंगी होगी, कोई दूसरी कमोडिटी यूएस में महंगी होगी, तो वो एक दूसरे को नेगेट कर देंगे उनके इफेक्ट। इसलिए जब हम कंजम्पशन बास्केट की बात करेंगे तो इन जनरल आपको फर्क नजर नहीं आ रहा होगा, किसी कोई एक कमोडिटी ऐसी होगी जो इंडिया में ज्यादा यूज हो रही है, यहाँ ज्यादा महंगी होगी, कोई एक कमोडिटी यूएस में ज्यादा यूज हो रही है, वहां ज्यादा महंगी होगी। तो लेकिन जब ओवरऑल बास्केट में चेक करेंगे तो आपको एक दूसरे के इफेक्ट को नेगेट कर रहे होंगे उनके पर्टिकुलर इन्फ्लेशंस, इसलिए जनरल टर्म से आपको थ्योरी होल्ड करती नजर आएगी। अब मैं आपको फिर से एक बात बोल दूं, इस थ्योरी के लिए हमने अजम्पशन ये ली थी कि लॉ वन प्राइस के लिए ये अजम्पशन ली थी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो नहीं है, और जो टैरिफ्स हैं, ट्रेड बैरियर्स है, वो नहीं है। पीपीपी में एक बात और अज्यूम कर ली कि जो दोनों बास्केट्स हैं दोनों कंट्रीज में वो भी सेम है। इंडिया में जो बास्केट हम कंसिडर कर रहे हैं, यूएस में वही बास्केट कंसिडर कर रहे हैं। रियलिटी में अगर आप रियल लाइफ में चेक करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होती हैं, आप रियल लाइफ में चेक करेंगे तो ट्रेड बैरियर्स भी होते हैं, और आप जब रियल लाइफ में चेक करेंगे तो कंजम्पशन बास्केट्स भी अलग कंट्रीज में अलग होती हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में आप देखें कंजम्पशन बास्केट्स में बड़ा डिफरेंस होता है। तो फिर ये थ्योरी होल्ड कैसे करती है, ये बस आपको एक रेफरेंस देती है, इससे आप इन्फर कर सकते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। तो लिखिए इस बात को, नेक्स्ट लाइन भी लिखिए, PPP theory, for PPP theory we have assumed that there are no transportation costs,
there are no trade barriers, and the consumption baskets in the two countries are identical. Consumption baskets in two countries are identical. However, in reality, there are transportation costs, there are trade barriers, and the consumption baskets are different for different countries. So PPP theory can be used for reference about the movement in exchange rate. इसको आप एज ए रेफरेंस पॉइंट देख सकते हैं, यानी अगर यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आप एज ए रेफरेंस ये बात मान लीजिए कि अगर यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो जो हमारी जो करेंसी है, इंडियन करेंसी है, वो एप्रिशिएट करने वाली, यूएस डॉलर एप्रिशिएट करने वाला है। एक आपको रेफरेंस दे सकता है, ठीक है। तो 1 for 1 रिलेशन मूव नहीं करेगा, लेकिन आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। हमको मैक्रो लेवल पे जब हम देखते हैं तो हमको रेफरेंस ही चाहिए होता है, एग्जैक्ट मूवमेंट हम कभी पकड़ भी नहीं सकते, हम रेफरेंस ही चाह रहे होते हैं। मगर एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे सामने अभी अभी आई वो ये थी, पहले मैं अब ये बात बोल दूं कि अब आप समझ चुके हैं लॉ ऑफ वन प्राइस में और पीपीपी में क्या डिफरेंस है। अब एक और समस्या हमारे सामने जो आई वो ये है कि अलग कंट्रीज में कंजम्पशन बास्केट्स ही अलग अलग हैं, तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे। इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पीपीपी। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी। तो जो हम कंजम्पशन बास्केट के प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं उससे जो हमको एक्सचेंज रेट मिल रहा है वो है हमारी एब्सोल्यूट पीपीपी। और अगर हम प्राइसेस के बजाय चेंज इन प्राइसेस को और चेंज इन एक्सचेंज रेट को कंसिडर कर लें तो जो हमें रिलेशन मिलेगा वो होगी रिलेटिव पीपीपी। ये जो ऊपर आपको सबसे ऊपर अभी मैंने जो लिखा हुआ है ब्लू से हाईलाइट कर रखा है, ये जो रिलेशन आपको नजर आ रहा है ये रिलेशन एब्सोल्यूट पीपीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर इसकी जगह हम ऐसा कर दें कि हम एक्चुअल प्राइसेस की बजाय चेंज इन प्राइसेस और एक्चुअल एक्सचेंज रेट की बजाय चेंज इन एक्सचेंज रेट की बात कर लें तो वो होगी हमारी रिलेटिव पीपीपी, ठीक है। यही फर्क है। अब जब हम रिलेटिव पीपीपी की बात करते हैं, जो मैं आपको अभी बोल रहा था कि अगर यूएस में इन्फ्लेशन इंडिया से 5% ज्यादा है तो आप ऐसा मान लीजिए कि यूएस का एक्सचेंज रेट 5% डेप्रिशिएट कर जाएगा अभी, ठीक है। तो वहां पे कंजम्पशन बास्केट कुछ भी हो, हमारे यहाँ कंजम्पशन बास्केट कुछ भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर इन्फ्लेशन में डिफरेंस है हमारे और उनके तो वो हमारे एक्सचेंज रेट में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो हमारा अल्टीमेट एम था यहां तक पहुंचने का, ये हमें जो रिजल्ट मिलेगा एंड में रिलेटिव में, ये हमारे काम का है, ठीक है। इसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि किसी कंट्री का एक्सचेंज रेट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। लिखिए जी, absolute PPP implies a proposition which is called relative PPP, and it is slightly different from absolute PPP. While absolute PPP states that exchange rate of rupee per dollar is the ratio of rupee price and dollar price. The relative PPP states that percentage change in exchange rate between two currencies over any period equals the difference between percentage changes in their national price levels. यानी ये तो हमारा था, ये था एब्सोल्यूट पीपीपी जो ऊपर लिखा हुआ है। तो रिलेटिव पीपीपी क्या है? वो ये कहता है रिलेटिव पीपीपी कि जो हमारा इंडियन प्राइस में जो चेंज हो गया, यानी इन्फ्लेशन इन रुपी टर्म्स माइनस इन्फ्लेशन इन डॉलर टर्म्स, जो प्राइस में चेंज आएगा उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन।
इट विल बी इक्वल टू चेंज इन एक्सचेंज रेट, यानी ई रुपी पर डॉलर ऑफ पीरियड टी माइनस ई रुपी पर डॉलर ऑफ पीरियड टी माइनस वन डिवाइड बाय ई रुपी पर डॉलर ऑफ पीरियड टी माइनस वन, यानी चेंज इन एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू चेंज इन रुपी प्राइस माइनस चेंज इन डॉलर प्राइस। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि अगर यूएस में प्राइस हमारे से ज्यादा बढ़ गया तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है, इंडियन रुपी एप्रिशिएट करेगी, यूएस डॉलर डेप्रिशिएट करेगा। तो लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, या इस एग्जाम्पल से पहले एक बात और लिखवा देता हूं। रिलेटिव पीपीपी thus translates absolute PPP from a statement about prices and exchange rate levels into one about price and exchange rate changes, For example, if US price level increases by 10% over a year, while Indian price level increases by 5%, then relative PPP predicts that Indian rupee will appreciate 5% against US dollar. अगर US में प्राइस चेंज हुआ 10%, इंडिया में प्राइस चेंज हुआ 5%, तो इंडियन रुपी अप्रिशिएट करेगा 5% से। ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो अलग अलग कंट्रीज जो हैं वहां पे आपको जो कंजम्पशन बास्केट्स हैं वो सेम नहीं मिलती हैं, इसलिए आप एब्सोल्यूट पीपीपी को यूज नहीं कर सकते हो। रिलेटिव पीपीपी यहाँ पे आपके काम आती है। बिकॉज, एक बात लिख लीजिए नोट में, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट कंजम्पशन बास्केट्स, so we cannot compare or we cannot use absolute PPP in that case. Now here in this situation, relative PPP becomes more significant because it gives direction about change in exchange rate. From the inflation in two countries. ठीक है, तो यहाँ पे कंजम्पशन बास्केट का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने लॉ ऑफ वन प्राइस एक कमोडिटी के लिए बात की, एब्सोल्यूट पीपीपी एक कंजम्पशन बास्केट के लिए बात की, और जब रिलेटिव पे आए तो हमने बास्केट को भी तिलांजलि दे दी, छोड़ दिया उसको भी। अब हमने कहा क्या कि बास्केट कुछ भी रहे, अब हम दो कंट्रीज के इन्फ्लेशन से उसके एक्सचेंज रेट के चेंजेस को मालूम कर सकते हैं। क्लियर है? राइट। तो होपफुली इतनी बात आप लोग अभी समझ गए हैं। फिर अभी इस टॉपिक में और कुछ चीजें भी आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। राइट, ओके, थैंक यू।